से बात कर लो, वो हमारा पिछले साल का पेमेंट क्यों नहीं करता, वादे से वो कर रहा है, हनुमान तक का पेमेंट कर दिया और हमारा नहीं कर रहा है। हमने कहा यार क्या घटिया बात करते हो, रामायण के पात्र हो करके पैसे पे मरते हो। वो बोला नहीं तो क्या आप पे मरूं, और घर में जो 12 बच्चे घूम रहे हैं उनका इंतजाम कहाँ से करना। हमने कहा 12 बच्चे, भाई बहुत अच्छे बहुत अच्छे, क्या राजा होकर आपको इतना टाइम मिल जाता है। हमने कहा 12 बच्चे, भाई बहुत अच्छे, क्या राजा होकर आपको इतना टाइम मिल जाता है। वो बोला क्यों, आपको कोई शक है, वो तो हमारी कृपा समझो की संख्या केवल 12 तक है, वरना चौबे जी आप ही हिसाब लगा के बताइए कि जिस रावण के मुंह 10 हैं उसके बच्चे कितने होना चाहिए। आज तक मेरी समझ में नहीं आया कि बच्चों का मुंह से क्या संबंध है। चौबे जी आप ही हिसाब लगा के बताइए कि जिस रावण के मुंह 10 उसके बच्चे कितने होना चाहिए। हमने कहा रावण जी आप कहते तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप करते क्या हैं। वो बोला क्या खाक करते हैं, हर साल रावण बनते हैं और राम के हाथों में मरते हैं, लेकिन इस बार हमें नहीं मरना, बल्कि हमने कान पकड़े कि अगले साल से रामलीला में रोल ही नहीं करना। हमने कहा ऐसी क्या नाराजी है। वो बोला भाई साहब आपको नहीं मालूम, इस नौटंकी का मालिक बड़ा पाजी है, हमको दशरथ का रोल मिल रहा था तो इसने रावण बना के मरवा दिया और हमारा पेमेंट अकेले में मंदोदरी को करवा दिया। हमने मांगा तो अंगूठा दिखा दिया, बोला मरने के बाद क्या पेमेंट। हमने मांगा तो अंगूठा दिखा दिया, बोला मरने के बाद क्या पेमेंट। इसलिए भैया इस बार तो हम तभी मरेंगे जब नोट मिल जाएंगे सेंट पर सेंट। आप में दम हो तो आप निकालो, वरना जाके चुपचाप पंडाल में अपनी सीट संभालो। हमने कहा भैया रावण तू ठीक ही कहता है, हम तो भूल ही गए थे कि तू आजकल लंका में नहीं हिंदुस्तान में रहता है। हमने कहा भैया रावण तो ठीक ही कहता है, हम तो भूल ही गए थे कि तू आजकल लंका में नहीं हिंदुस्तान में रहता है। ये ले 50 का नोट संभाल और हमारे बेचारे रामचंद्र जी को टेंशन से निकाल। 50 का नोट देकर के रावण मुस्कुराया, हमारे पास में आया, बोला चौबे जी अब मरने में बिल्कुल देर नहीं लगाऊंगा, राम से कहो तीर बीर चलाने की कोई जरूरत नहीं, अब वो आंख नहीं मार देगा तो मैं बड़े प्यार से मर जाऊंगा। तो रावण तो ऐसे ही था भैया, बच्चे पैदा करता रहा, क्या करें हिंदुस्तान उपजाऊ देश है। मेरे पड़ोस में एक साहब रहते हैं, उनके 22 बच्चे हैं। एक बार मैंने उनसे कहा कि आपके यहाँ कभी परिवार नियोजन वाले नहीं आए क्या। नहीं, बोले आए थे लेकिन छोटा मोटा स्कूल समझ के लौट गए। तो फिर हिंदुस्तान तो बड़ा खतरनाक देश है, उसके बारे में क्या। हंसने का मूड आपका है तो मेरा भी हंसाने का मूड है। आइए मैं आपको अंतिम कविता सुनाता हूँ, उसके बाद में मेरा वो हो जाएगा जो होता है। अरुण एक अच्छी कविता के लिए कह रहा है मुझसे, हास्य रस की है, हंसिए। हम लोग आते हैं, रेल यात्रा भी मेरी कविता है, शव यात्रा के लिए भाई साहब ने आदेश दिया है तो मैं अगर रह सका और आप लोग भी रह सके तो सुनाऊंगा। लेकिन फिलहाल रेल यात्रा सा मजा लीजिए। रेल यात्रा में ये कविता हास्य रस की है, इसमें भी आपको काफी हंसी आ सकती है, इस बात की गारंटी नहीं है। रेल यात्रा करना भी बहुत कलेज का काम है। हम लोग पूरे हिंदुस्तान में भटकते हैं और आप तक आते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में आप देखते हैं कि बड़े उदय भारत भारत उदय दुनिया भर का प्रचार हो रहा है, लेकिन साहब कोई खास प्रोग्रेस तो हुई नहीं है रेलों के मामले में। खासकर मैं पिछले दिनों राजस्थान के एक बड़े सुदूरवर्ती इलाके में गया, तो वहाँ पे मीटर गेज वाली लाइन थी। तो मैंने गार्ड से पूछा कि मीटर गेज किसको कहते हैं, बोले बैठ के देखो। तो मैं मीटर गेज वाली गाड़ी में बैठा, तब जाके पता चला क्या होती है। 1 घंटे में 1 मीटर चलती थी वो। उसकी स्पीड देख के मेरे को रोना नहीं लगा, उससे तेज तो मैं नींद में चल देता हूँ। तो मैंने गार्ड से पूछा, गार्ड साहब अगर मैं एक फोन करके आ जाऊं तो क्या दौड़ के गाड़ी पकड़ लूंगा। गार्ड बोला बहुत तेज मत दौड़ना, वरना अगली गाड़ी में बैठ जाओगे। उसी पटरी पे 50 फुट आगे चल रही थी दूसरी। सुविधा ऐसी रहती है साहब, फंस जाते हैं तो ऐसा हो जाता है। हमारे मंजी सरदार जी बड़े जादूगर आदमी हैं साहब, हम इनके संग में रहते हैं तो पार लग जाते हैं, तर जाते हैं। मध्य प्रदेश में कटनी नाम का शहर है जहाँ से पूरे देश को चूना लगता है। तो मंजीत के साथ साथ मैं भी आ रहा था। मंजीत जादूगर आदमी, जगह बनाने में भयंकर भीड़ थी, सुंदर भयंकर भीड़ थी, पाँव रखने की जगह नहीं डिब्बे में, मई का महीना। तो मैं मंजीत से कहा, मैंने कहा यार भीड़ में कैसे जाएंगे। बोले चिंता मत करो, जगह मैं बनाता हूँ। एक्सपर्ट आदमी है। हम दोनों किसी प्रकार से अंदर घुसे, पूरे डिब्बे में हिंदुस्तान था। इसने अपने झोले से एक सांप निकाला और चाबी भर के छोड़ दिया रबड़ का। पूरे डिब्बे में हल्ला, सांप सांप सांप। जो डिब्बा भरा हुआ था वो 2 मिनट में खाली। पूरे डिब्बे में हम दोनों अकेले खाना खा पी के सो गए। दोपहर में 12 बजे वो गाड़ी जाती थी। रात के 8 बजे मेरी नींद खुली, गाड़ी एक प्लेटफॉर्म पे खड़ी थी। तो मैंने कुली से पूछा कौन सा स्टेशन है। बोला जी कटनी है। मैंने कहा रात के 8 बजे भी कटनी है।
गाड़ी तो 12 बजे जाने वाली थी। बोले गाड़ी तो गई साहब, ना फिर डिब्बा। अरे बोले साहब इसमें सांप निकल आया था ना, इसलिए कट गया है। तो जनरल बोगी में फिर आगे मेरा क्या हाल हुआ, वो सुनने लायक बात है। उसमें कितने मैंने धक्के खाए, आइए सुनिए। रेल की जनरल बोगी में एक कवि की यात्रा या यातना, उसका मजा है। भारतीय रेल की जनरल बोगी, पता नहीं आपने भोगी की नहीं भोगी। एक बार हम भी कर रहे थे यात्रा, प्लेटफॉर्म पर देखकर सवारियों की मात्रा, हमारे पसीने छूटने लगे, हम झोला उठाकर घर की ओर फूटने लगे। तब ये कुली आया, मुस्कुरा के बोला अंदर जाओगे? हमने कहा तुम पहुंचाओगे? वो बोला बड़े बड़े पार्सल पहुंचाए, आपको भी पहुंचा दूंगा, मगर रुपए पूरे 50 दूंगा। हमने कहा 50 रुपया? वो बोला हाँ भैया, 2 रुपए आपके बाकी सामान के। हमने कहा यार सामान नहीं है, अकेले हम हैं। वो बोला बाबूजी आप किस सामान से कम हैं? भीड़ देख रहे हैं, कंधे को उठाना पड़ेगा, धक्का देके अंदर पहुंचाना पड़ेगा, मंजूर हो तो बताओ। हमने कहा देखा जाएगा, तुम उठाओ। कुली ने बजरंग बली का नारा लगाया और पूरी ताकत लगा के हमें जैसे ही उठाया कि खुद बैठ गया। दूसरी बार कोशिश की तो लेट गया। हाथ जोड़कर बोला बाबूजी भगवान ही आपको उठा सकता है। हाथ जोड़कर बोला बाबूजी भगवान ही आपको उठा सकता है, हम क्या खाकर उठाएंगे, आपको उठाते उठाते खुद दुनिया से उड़ जाएंगे। तभी गाड़ी ने सीटी दे दी, 2-4 सीन देखिए। तभी गाड़ी ने सीटी दे दी, हम झोला उठाकर धाए, बड़ी मुश्किल से डिब्बे के अंदर घुस पाए। डिब्बे के अंदर का दृश्य घमासान था, पूरा डिब्बा अपने अपने हल्दी घाटी का मैदान था। लोग लेटे थे, बैठे थे, खड़े थे, जिनको कहीं जगह नहीं मिली वो बर्थ के नीचे पड़े थे। हमने गंजे यात्री से कहा भाई साहब थोड़ी सी जगह हमारे लिए भी बनाइए। वो सिर झुकाकर बोला आइए हमारी खोपड़ी पे बैठ जाइए, आप ही के लिए साफ की है। केवल 2 रुपए देना, लेकिन फिसल जाओ तो हमसे मत कहना। केवल 2 रुपए देना, लेकिन फिसल जाओ तो हमसे मत कहना। तभी एक भरा हुआ बोरा खिड़की के रास्ते चढ़ा, आगे बढ़ा और गंजे के सिर पर गिर पड़ा। गंजा चिल्लाया किसका बोरा है? बोरा फौरन खड़ा हो गया और उसमें से एक लड़का निकल के बोला अकेला बोरा नहीं है अंकल जी, बोरे के अंदर 12 साल का छोरा है। अंदर आने का यही एक तरीका है, हमने अपने माँ बाप से सीखा है। आप तो एक बोरे भी घबरा रहे हैं, जरा ठहर तो जाओ, अभी गद्दे में लिपट के हमारे बाप जी अंदर आ रहे हैं। उनको आप कैसे समझाएंगे? उनको आप कैसे समझाएंगे? हम तो खड़े भी हैं, वो तो आपकी गोद में ही बैठ जाएंगे। एक सज्जन फर्श पर बैठे हुए थे, आंखें मूंदे, उनके सिर पर अचानक गिरी पानी की गरम गरम बूंदें। एक सज्जन फर्श पर बैठे हुए थे, आंखें मूंदे, उनके सिर पर अचानक गिरी पानी की गरम गरम बूंदें। तो सिर उठा के चिल्लाए कौन है, कौन है? सारा पानी गिराकर मौन है, दिखता नहीं, नीचे तुम्हारा बाप बैठा है। ऊपर की बद से आवाज आई क्षमा करना बड़ा भाई, पानी नहीं हमारा 6 महीने का बच्चा देता है, कृपया माफ कर दीजिए और अपना मुंह भी नीचे कर दीजिए, वरना बच्चे का क्या भरोसा। क्या मालूम अगली बार उसने आपको क्या परोसा। बड़ी झंझाटबाजी होती। कृपया माफ कर दीजिए, अपना मुंह भी नीचे कर दीजिए, वरना बच्चे का क्या भरोसा, क्या मालूम अगली बार उसने आपको क्या परोसा। तभी डिब्बे में हुआ हल्का उजाला, किसी ने जुमला उछाला ये किसने बीड़ी जलाई है? कोई बोला बीड़ी नहीं है, स्वागत करो डिब्बे में पहली बार बिजली आई है। दूसरा बोला पंखे कहाँ हैं? कोई बोला जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ है। पंखों पे आपको क्या आपत्ति है? जानते नहीं रेल हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है, कोई राष्ट्रीय चोर हमें हिस्सा दे गया है, संपत्ति में से अपना हिस्सा ले गया है। आपको लेना हो तो आप भी ले जाओ, मगर जेब में जो बल्ब रख लिए हैं उसमें से एक आध तो हमको दे जाओ। एक यात्री बर्थ के नीचे से निकलता हुआ, अपनी आंखें मलता हुआ, फिल्मी अंदाज में बोला मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ? उसका पड़ोसी बोला शुक्र करो बेटा कि हो, वरना कल रेलवे कर्मचारी पूछते कि ये कौन था। इतना सुनते ही पूछने वाला मौन था। एक अंतिम सस्पेंस का सीन सुन लीजिए, ऐसा होता ही है। अचानक गाड़ी बड़ी जोर से हिली, एक यात्री खुशी के मारे चिल्लाया अरे चली चली। दूसरा बोला जय बजरंग बली। तीसरा बोला या अली। हमने कहा काय के अली और काय के बली, गाड़ी तो बगल वाली जा रही है। हमने कहा काय के अली और काय के बली, गाड़ी तो बगल वाली जा रही है और तुमको अपनी चलती नजर आ रही है। प्यारे सब नजर का धोखा है, दरअसल ये रेलगाड़ी नहीं हमारी किस्मत है, और किस्मत में धोखे के अलावा और क्या होता है। ये गाड़ी थी तो एक सज्जन आए उसके पास, गार्ड के पास, बोले साहब मैं फूल तोड़ लाऊं? तो गार्ड बोला फूल तो कहीं नजर नहीं आ रहे। बोले साहब मेरे पास बीज हैं, डाल दूंगा, जब तक गाड़ी चलेगी तब तक फूल उग ही आएंगे। तो फूल होने की स्थिति में कुछ लोग जो है तो प्राकृतिक कार्यों के लिए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच हम संतोष आनंद जी को सुने। उससे पहले मैं बुलाना चाह रहा हूँ महेश शर्मा जी से कि वो आए
और हिफा की तरफ से एक कविता प्रतियोगिता हुई थी, उसके परिणाम और उसको पुरस्कृत करना है बच्चों को। तो महेश शर्मा जी जहां भी उधर हैं, मिस्टर मनोज गौतम करनाल से हैं और इन्होंने इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। प्रथम स्थान के लिए 5100 रुपये का पुरस्कार दिया जा रहा है और द्वितीय स्थान के लिए 3100 रुपये का। धन्यवाद। चुनाव अभी दिल्ली में हुए और 3 राज्यों में और हुए। 3 राज्यों में तो स्थिति बड़ी विकट रही, चुनाव और कांग्रेस दोनों निमट गए। वो एक कह रहा था, बोले ताई कांग्रेस ने वोट दियो। अच्छा, वो 80 साल की बुढ़िया बेचारी, बोले ताई कांग्रेस ने वोट दी, उसने जिंदगी में कहीं वोट दी नहीं थी। है बोले ये बता कि मैं कांग्रेस हूं कि वोट हूं। तो नेताजी मजाक के मूड में आ गए, बोले थी तो किसी जमाने में वोट ही, पर तेरी हालत कांग्रेस जैसी हो रही है। तहलका कांड और कितने भ्रष्टाचार के कांड हुए जी। तहलका कांड के बाद तो लोगों की भाषा बदल गई, मुहावरे बदल